नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए जो है आज से एक नई टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि आपकी आगामी आईटी विभाग सरकारी जो भर्ती परीक्षा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। आगामी जो सूचना सहायक की भर्ती परीक्षा है, प्रोग्रामर है, आईटी ऑफिसर है और कंप्यूटर टीचर की जो है 4 डिपार्टमेंट के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो उन सभी के लिए कॉमनली आपको ये जो क्लास से होगी, जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम के होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक दिन पहले ही जो है अलर्ट कर दिया था कि आपको इस चैनल पर जो है ये सारी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। इसकी टेस्ट सीरीज आपको जो है इस क्लास के खत्म होने के 1 घंटे बाद जो है टेलीग्राम के अंदर डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, ऑफलाइन ऑपरेशन इज द ऑपरेशन ऑफ डिवाइस विदाउट द कंट्रोल ऑफ। यानी जो ऑफलाइन ऑपरेशंस होते हैं वो इनमें से किस डिवाइस के बिना भी जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं? मेमोरी, सीपीयू, एएलयू या फिर कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखें, आपके पास प्रति एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा। आप चाहें तो इस प्रश्न का आंसर भी दे सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जिन्होंने भी उत्तर दिया है, ठीक है, जो ऑफलाइन ऑपरेशंस जो होते हैं तो वो इनमें से किस डिवाइस के बिना भी जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, सीपीयू की मदद से। ठीक है, जो सीपीयू अगर नहीं है तो भी आप जो ऑफलाइन ऑपरेशंस होते हैं उनको आप कर सकते हैं। आपको अगर बताओ तो मैंने 2 प्रकार के डिवाइसेज आपको पढ़ाए थे, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसमें मैंने आपको बताया था जो ऑफलाइन होते हैं वो अलग ऑपरेशंस के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, an instruction that transfer program control to one or more possible path is no age। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्राम कंट्रोल को जो है एक या एक से अधिक पाथ पर जो है आपके ट्रांसफर करते हैं वो कौन से होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड चैनल या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। डेली बेसिस पर इन क्लासेस को आप सभी ज्वाइन करते रहें, ध्यान रखें, और वीडियो को प्लीज सभी लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है, प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ब्रॉडबैंड चैनल। ठीक है, ये एक या एक से अधिक जो पॉसिबल जो पाथ होते हैं उसके ऊपर जो है उसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, नेम ऑफ द फर्स्ट गाइडेड वेपन इन द वर्ल्ड विच यूज्ड इन प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है गाइडेड वेपन जो है यूज हुआ था सबसे पहले प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था उसके अंतर्गत? स्टिंगरे, टॉर्पेडो, MK-46 टॉर्पेडो, एयर लॉन्च क्राइसिस मिसाइल या फिर आपका टॉमहॉक मिसाइल। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, स्टिंगरे टॉर्पेडो। क्या होगा यहाँ पर? आपका स्टिंगरे टॉर्पेडो जो है वो ऑप्शन आपका सही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब बात है कि प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो है इसका यूज हुआ था गाइडेड वेपन का। तो स्टिंगरे जो टॉर्पिडो होता है, ठीक है, वो आपके जो JEC, ठीक है, GEC मार्कोनी है, उनके द्वारा निर्मित किया गया है। और ये क्या है ध्यान रखिएगा, एक ब्रिटिश साउंड होमिंग लाइट वेव टॉर्पिडो है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रिटिश साउंड वेव जो होमिंग लाइट वेव टॉर्पिडो जो है वो यही जो आपका ध्यान रखिएगा सबमरीन वगैरह जो है उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न, प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नो एज। ऐसे प्रोग्राम जिनको किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर बेसिक जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी पढ़ी थी वहां पर आपको मैंने बताया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम की देखरेख के लिए तैयार किए जाते हैं, वे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष किसी यूजर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, और सिस्टम की मरम्मत और देखरेख के लिए जो आप बनाते हैं वो आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर ही जाता है, आपको सभी को पता होगा। इसका अभी कंप्यूटर टीचर वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 5वां, व्हाट इज द नेम गिवन टू द वेपन व्हिच यूज्ड इन कंप्यूटराइज्ड
गाइडेंस सिस्टम, ठीक है, उस वेपन का क्या नाम था जिसे कंप्यूटराइज्ड गाइडेंस सिस्टम के अंदर यूज किया गया था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, स्मार्ट वेपन। क्या नाम दिया गया था उसको? स्मार्ट वेपन नाम दिया गया था, जिसको कंप्यूटराइज्ड गाइडेंस सिस्टम में प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। ए मॉनिटर्स इज द डिस्टेंस, a monitor is the distance between the holes in the mask behind the screen. This help determine how sharp the dots appear. जो भी dots appear, जो भी dots होते हैं जिसको पिक्सल भी कहते हैं आप, तो वो किस प्रकार से appear होते हैं? तो इसके अंदर आपको ये कौन जो है मॉनिटर के ऊपर जो है शो करता है? रिफ्रेश रेट, डॉट पिच, रेजोल्यूशन या फिर कलर डेप्थ? तो सभी अपना आंसर लिखते रहे। ए मॉनिटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द होल्स इन द मास्क बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है, आपकी जो स्क्रीन के पीछे एक प्रकार का मास्क आप मान सकते हो, तो उनमें से किसकी ये उपस्थिति रहती है जो आपको डिटरमाइन करवाती है जो भी डॉट्स अपीयर होते हैं उनको। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, डॉट पिच। कौन सा होगा यहाँ पर? बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होता है, डॉट पिच वाला सही होता है। अगर आपको इन जैसे ये रिफ्रेश रेट है, डॉट पिच है, इनको कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्या होता है, तो आप इसको अगर अपने पास लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको पूछ ले डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक वीडियो मॉनिटर है, ठीक है, वीडियो है आपके पास में, तो उसके अंदर जो भी एक समान जो रंग होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो फॉस्फोरस होते हैं उनके बीच में कितनी दूरी है, ठीक है, तो उस दूरी को आपके रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट पिच का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा ये डॉट पिच जो होंगे ना, ये जो डॉट पिच आपको मैंने डिस्कस किया है, ये डॉट पिच यानी छोटे छोटे जो आपके डॉट्स होते हैं, ठीक है, ये जितनी डॉट पिच जितनी ज्यादा छोटी होगी ना, उतनी ही आपकी जो इमेज होगी वो बेटर क्वालिटी की बनेगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। डॉट पिच जो होता है एक वीडियो मॉनिटर के अंदर का जो भी आपके एक समान रंग के जो फॉस्फोरस होता है उनके बीच की दूरी को दिखाता है। अब आपके डॉट पिच जितने ज्यादा छोटे होंगे उतने ज्यादा आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। अगर आपको रिफ्रेश रेट का पूछ ले, ये पूछा जा चुका है वैसे, मैं इसलिए इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, तो जो रिफ्रेश रेट होती है उसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि जब भी आप रिफ्रेश होती है आपकी जो भी डिस्प्ले होती है, तो वो पर सेकंड में कितनी इमेज को क्रिएट कर रही है ना, इसको जो है मतलब ये जो है पर सेकंड में कितनी इमेज को क्रिएट कर रही है, हर बार रिफ्रेश होते टाइम जो है कितनी इमेज को क्रिएट कर रही है, वो रिफ्रेश रेट होती है। अगर आपको पूछ लें कि रिफ्रेश रेट किस में मापी जाती है, तो ध्यान रखिएगा रिफ्रेश रेट को हम जो है हर्ट्ज में मापते हैं। किस में? हर्ट्ज में मापते हैं, याद रखिएगा, ये आप अपने पास लिख लीजिएगा भाई, हर्ट्ज में मापते हैं हम इस रिफ्रेश रेट को। तो आशा करता हूं आपको यहां पर ये चीजें दोनों अच्छी समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंटर विच प्रिंट्स ऑल द एज इन लाइन बिफोर ऑल द बीज, ठीक है, बीज से पहले जो एज लाइन होती है उनको ये प्रिंट करता है, तो वो कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर नन ऑफ द अबव? तो जल्दी से बताइए भाई वो कौन सा प्रिंटर होगा जो एज को जो है जितने भी पहले उसके बाद भी आएंगे उससे पहले जो है ये प्रिंट कर देता है। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंटर विच प्रिंट्स ऑल द एज इन द लाइन बिफोर बीज, ठीक है, बीज से पहले जो भी एज लाइन है उनको प्रिंट कर देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, कौन सा? लाइन प्रिंटर। कौन सा होगा भाई? ये लाइन प्रिंटर ऑप्शन आपका यहां पर सही होता है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ए इज सिंपली एन अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल डिस्क ड्राइव अपीयर एज अ सिंगल डिस्क ड्राइव टू द यूजर, ठीक है, यूजर के सामने जो है एज अ सिंगल डिस्क ड्राइवर की ड्राइव की तरह जो है उसको अरेंज करके जो है ये शो करती है। कौन होती है? डिस्क, डिस्क एरे, बंच ऑफ डिस्क या फिर डिस्क पैक। जितने भी मल्टीपल डिस्क है ना उनको ये अपीयर करेगी किस बेस में? सिंगल डिस्क ड्राइव के रूप में। तो देखें भाई इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी, डिस्क एरे। कौन सा होगा भाई? बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहां पर सही होता है, डिस्क एरे ऑप्शन जो है वो सही होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं ये डिस्क एरे क्या होता है भाई।
तो डिस्क एरे का सिंपल सा मैं एक आपको पहले डिस्कस करवा देता हूं। जो डिस्क एरे होता है इसको एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, जो है आपका स्टोरेज एरे। क्या होता है भाई? स्टोरेज एरे। क्या होता है? स्टोरेज एरे। सभी अपने पास में इसको साथ साथ में लिखते रहें, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। डिस्क एरे को हम स्टोरेज एरे भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो आपका डिस्क एरे है, ये एक प्रकार का क्या होता है भाई? डेटा स्टोरेज सिस्टम होता है। क्या होता है? डेटा स्टोरेज सिस्टम होता है। अब इसका यूज कहां पर होगा? तो ध्यान रखिएगा, ब्लॉक बेस पर, ठीक है। ब्लॉक होते हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स, तो उसको जो इसका जो यूज होता है इस डिस्क एरे का, उसका यूज जो है ब्लॉक आधारित जो स्टोरेज होते हैं, या फिर आप मान सकते हैं जो भी फाइल आधारित स्टोरेज होता है, या जो ऑब्जेक्ट आधारित जो स्टोरेज होते हैं, उसके लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्लॉक अगर आपको पूछ ले डिस्क एरे जो होता है वो क्या होता है, तो डिस्क एरे जो होता है वो आपका एक प्रकार का स्टोरेज एरे होता है। इस डिस्क एरेज का जो यूज होता है, या डेटा स्टोरेज का जो यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका यूज एक तो ब्लॉक आधारित जो स्टोरेज होता है उसके लिए, या फिर फाइल आधारित स्टोरेज या ऑब्जेक्ट आधारित स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है। तीनों याद रखना है, ब्लॉक, फाइल या ऑब्जेक्ट, ये तीनों यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक, फाइल और एक होता है आपके ऑब्जेक्ट, ये तीनों के तीनों आपको इसके अंदर याद रखने हैं भाई। ब्लॉक आधारित, फाइल आधारित या फिर ऑब्जेक्ट आधारित जो स्टोरेज होते हैं उनको शो करने के लिए हम जो है स्टोरेज एरे का यूज करते हैं। इसी स्टोरेज एरे को हम डिस्क एरे के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डेटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन टेम्परली अंटिल द सीपीयू नीड इट। ठीक है, जब तक सीपीयू की जो आवश्यकता है तब तक जो ये जो डेटा होता है या जो भी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन होता है उसको टेम्पररी बेस पर जो है ये होल्ड करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? तो ज्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं मान सकते हम इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए था कि जब तक उस सीपीयू को नीड है जिस प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन की या फिर जो भी डेटा है, ठीक है, जब तक उसको नीड है तब तक वो उसको होल्ड करके रखेगा टेम्पररी बेस पर। जैसे ही उसका काम हो उसको वहां से वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो वो मेन मेमोरी होता है, आपको सभी को पता होता है, रैम आप उसके अंदर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ए मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम इज वन दैट कैन, जो एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है इनमें से क्या कर सकता है? रन वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत तेज कार्य कर सकता है। शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज विथ मेनी प्रोग्राम साइमल्टेनियस, ठीक है, कंप्यूट मेनी प्रोग्राम साइमल्टेनियस और यूज मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट बताइए भाई इस प्रश्न का राइट आंसर आपके हिसाब से कौन सा होगा? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम होता है इनमें से क्या कर सकता है, एक ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज विथ मेनी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये ध्यान आपको यहां पर रखना है, एक साथ जो प्रोग्राम होते हैं उनको कई सारे जो हार्डवेयर होते हैं उसको ये क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन आपका इसके लिए सही होता है। तो अभी तक का भी आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपके लिए है, all the instruction and procedure need to start up a computer to the point it can load an operating system are stored in ROM chip. An IBM compatible PC is called the, ठीक है। अब क्वेश्चन संख्या 11 जो कह रहा है कि अगर यहां पर जो कंप्यूटर हम जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो भी हमें जो भी आवश्यक जो दिशा निर्देश है, ठीक है, या उसके अंदर आप जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी प्रोसेसिंग मानते हैं, ठीक है, और दूसरा आप यहां पर मान सकते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम कोई लोड करते हैं जो कि रोम के अंदर आपको पता है स्टोर होता है, ठीक है, रोम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। या हम जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो भी उसके लिए आवश्यक जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी प्रोसेस है उसको लोड किया जाता है। तो यहां पर पूछा गया है कि जो आपका एक आईबीएम कंपेटेबल जो पीसी होता है उसके अंदर इसको क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए भाई, जो आईबीएम कंपेटेबल पीसी होते हैं उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन को लोड या जो भी प्रोसेसर होते हैं उनको लोड करना, ठीक है, और उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको रोम से भी लोड करना, तो ये सारा जो है क्या कहलाता है? एक आईबीएम कंपेटेबल पीसी के अंतर्गत। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का समय शुरू होता है अब।
तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी रोम बायोस। ठीक है, रोम बायोस का आपका ऑप्शन यहां पर सही होता है। रीड ओनली मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये दोनों का मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, पढ़ा रखा है ओनली इसके अंदर फंडामेंटल की जो क्लास हुई थी उसके अंदर। ठीक है, इस बायोस में से ही हम रोम के जो बायोस होते हैं यही से हम जो भी आपके इंस्ट्रक्शन या जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, लोड करते हैं। ठीक है, जब हम एक कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये लोड होता है, यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा भाई, ताकि आपके लिए इसी प्रकार की सीरीज डेली बेसिस पर लाके आते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 प्रश्न है, बिफोर ए डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस, व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई। ठीक है, अब यहां पर ये क्या कह रहा है भाई, आप इससे पहले मतलब कोई भी मतलब इससे पहले कि कोई भी डिस्क ड्राइव जो होता है किसी सेक्टर रिकॉर्ड तक पहुंच सके, उससे पहले एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसको जो है रिकॉर्ड का जो डिस्क एड्रेस होता है उसे प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इससे पहले कि कोई भी जो डिस्क ड्राइव होती है वो किसी भी सेक्टर रिकॉर्ड तक पहुंच सके, उससे पहले जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड का जो डिस्क एड्रेस होता है वो प्रदान जो भी है उसको प्रोवाइड करना होता है। तो ये जो एड्रेस होता है वो क्या क्या जानकारी जो होता है वो निर्दिष्ट करता है, आपको यहां पर ये बताना है। ट्रैक संख्या, सेक्टर संख्या, सतह संख्या, या फिर जो भी है ऑप्शन ऊपर के सारे सही है। तो फटाफट भाई आंसर लिखते रहे कमेंट बॉक्स में। जो भी डिस्क होती है उस सेक्टर रिकॉर्ड तक पहुंचे उससे पहले ही जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसको जो है रिकॉर्ड का डिस्क एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। तो जो ये एड्रेस होता है इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है आपको यहां पर ये बताना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर, प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा भाई आपका डी, कौन सा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा भाई, तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, एक आएगा आपका ट्रैक नंबर, एक आएगा आपका सेक्टर नंबर और एक आएगा आपका सरफेस नंबर। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है इसके अंदर आपके सही होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, 13 की ओर, सॉरी 13वां प्रश्न आपके लिए है, ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। ठीक है, एक प्रोसेसिंग के दौरान जो है हम एक हाई स्पीड डिवाइस को यूज करते हैं जो कि टेम्पररी स्टोरेज एरिया के रूप में भी आप मान सकते हैं, उसको टेम्पररी स्टोरेज मान सकते हैं, सॉरी। तो उसको क्या कहते हैं भाई, सीपीयू के लिए एक ऐसा टेम्पररी स्टोरेज जो हाई स्पीड डिवाइस होता है। ठीक है, और इसको हम जो है एक प्रोसेसिंग के दौरान जो है यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, रजिस्टर, बस, डाटाबेस, ठीक है, डाटा बस सॉरी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ज्यादा कोई टफ वाली यहां पर भी प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि मैंने फंडामेंटल में ये भी आपको पढ़ा रखा है। तो वो कौन सा डिवाइस होता है जो हाई स्पीड डिवाइस माना जाता है, एज अ टेम्पररी स्टोरेज के रूप में हम यूज करते हैं प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू के लिए। तो यहां पर ये उसका उत्तर होगा आपका ए, रजिस्टर। कौन सा होगा भाई, आपका रजिस्टर वाला जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आपका जो है सही होता है। ये टेम्पररी स्टोरेज होता है, ध्यान रखना भाई, ये आपके सीपीयू के साथ ही लगा एक प्रकार का मेमोरी होता है जो बहुत ही फास्टली काम करता है किसी भी प्रोसेसिंग के दौरान, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली फास्ट एंड हैव फैंटास्टिक मेमोरीज, हाउएवर द ओनली थिंग दे कैन रिमेंबर इज। तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन संख्या है 14 कि कंप्यूटर जो होता है बहुत ही स्मार्ट और जो भी होता है बहुत ही फास्टली काम करता है। ठीक है, इसकी जो मेमोरी होती है बहुत ही फैंटास्टिक रूप में आप मान सकते हो, लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ इनमें से एक चीज को याद रख सकता है। अब आपको बताना है वो कौन सी थिंग है, इसमें बता दीजिए भाई। इंस्ट्रक्शन, सीरीज ऑफ 1 and 0, या फिर आपके बूलियन अलजेब्रा या लॉजिक थ्योरम। थोड़ा सा दिमाग लगे, बहुत इजी प्रश्न है यहां पर तो इस बार। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर होगा बहुत इजी है, सीरीज ऑफ 1 and 0। ठीक है, 1 और 0 को याद रख सकता है, आपको पता ही होगा ये चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो इनमें से क्या कंटेंट करके रख सकता था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 का जिन्होंने उत्तर दे दिया प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, वैक्यूम ट्यूब। आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन की बात है ये।
ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न 16 है, वन नेम ऑफ टू पर्सन हु वर द फर्स्ट टू डेवलप ए मॉडल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, इनमें से उन दो व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो मॉडल है वो तैयार किया था, डेवलप किया था। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन आपका जो है इस हिसाब से सही होगा। और एक सभी जो है अपनी राय जरूर लिखते रहिएगा भाई। आपको डेली बेसिस पर ये सीरीज जो है किस इसी टाइम पर चाहिए या नहीं चाहिए, उसके ऊपर आप यस नो जरूर अपनी जो है प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 16 के ऊपर चलते हैं। इनमें से आपको जांच करना है कि इनमें से कौन दो जनों ने मिलकर जो है सबसे पहले तैयार किया था आपका माइक्रो प्रोसेसर जो चिप था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 16 के अंदर वो होगा आपका ए, मेर्सेनहोफ एंड स्टैनले मेजर। ध्यान रखिएगा, ये आपके दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके सही होता है प्रश्न संख्या 16 के लिए। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हु इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड टू कंट्रोल पैटर्न इन वेविंग मशीन। जो वेविंग मशीन होती है उसमें कंट्रोल पैटर्न के रूप में जो पंच कार्ड होते हैं, ठीक है, तो उसके जो आइडियाज होते हैं तो उसके लिए जो क्रेडिट होता है इनमें से किसको जाता है, पास्कल को, हॉलेरिथ को, बेबेज को या फिर जैकवार्ड को। मेरी पहली क्लास जो आपके लिए ली थी मैंने उसका क्वेश्चन है ये। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। पंच कार्ड के जो आइडिया थे उसको किसने डेवलप किया था भाई, बताइए जल्दी से। तो देखिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, हॉलेरिथ। ठीक है, इस आपको बताओ बनाया किसने था, हरमन हॉलेरिथ ने। और पंच कार्ड को हम हॉलेरिथ मशीन के रूप में भी जानते हैं। मैंने आपको हिंदी में सारे नोट्स दिए थे, उसमें भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। which 32 bit microprocessor is used in IBM's PC2 मॉडल 80 कंप्यूटर। ठीक है, जो IBM PC2 जो मॉडल 80 कंप्यूटर था उसके अंदर 32 माइक्रो प्रोसेसर था, वो कौन सा था आपके 808, 8088, 80286, 80386 या फिर 80486। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, 80386। ठीक है, ये जो आपका IBM PC के अंदर जो मॉडल था आपके 80 उस सीरीज के अंदर आपका ये जो प्रोसेसर था वो यूज किया गया था। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर जो है क्रिएट करता हूँ आपके लिए, ये जो है इसको सुलझाता हूँ आपके लिए। कई जने मेरे को आए दिन पूछते हैं और कई जगह मैसेज भी मैंने देखे भी हैं कि आखिर सर ये माइक्रो प्रोसेसर होते हैं 32 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं, देखो 16 होते हैं, 32 होते हैं, 64 होता है, ये आखिर सर ये जो बिट के ऊपर इनको हम कन्वर्ट करके रखते हैं तो आखिर ये क्या होता है, हम 16 लेते हैं या 32 लेते हैं, 64 लेते हैं, इनमें क्या होता है। मैं आपको एक बताता हूँ। मान लीजिए आपने अभी कोई एक प्रोसेस करना शुरू किया है, ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर मैं अभी मान के चल रहा हूं कि अभी आपके कंप्यूटर में 32 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है। अब मैं एक प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा हूं जो कि आपका जो भी MB का या KB के अंदर, मान लीजिए आप 1 KB का है, ठीक है, 1 KB का मैं मानता हूं कि कोई प्रोसेसर है, अभी प्रोसेस हो रहा है। अब 1 KB के अंदर अगर आप मानेंगे तो 1024 आपको पता है बाइट होते हैं। अब उस 1024 में से भी जो है, अब एक मान के चलिएगा आप 1024 जो बाइट्स है वो अब उसको हमें प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले जब इसको CPU को दिया जाता है तो CPU के लिए सबसे पहले यहां पर जो 1024 बाइट्स है उसमें पहले 32 बिट को यहां पर ले जाया जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस 32 बिट, फिर वापस 32 बिट, ऐसे कर करके जो है 32 बिट्स होते हैं उनको बहुत फास्ट वे में जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो जब तक 1024 बिट यहां तक नहीं आएंगे तब तक वो प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि आपका 1 KB का प्रोसेस पूरा करना है आपको। तो यहां पर आपका 32 बिट ये रहता है। अगर 60 बिट रहेगा तो ये 32 नहीं रहेगा, इसमें से 60 बिट को उठाएगा, आगे लाएगा, फिर 60 बिट, फिर 16 बिट, फिर 16 बिट, ऐसे कर करके सारे प्रोसेस को क्लियर करेगा। अगर 64 बिट है आपके तो अब आपका यहां पर क्या होगा भाई, यहां से आपके सीधे एक साथ ही जो है 64 बिट को उठाएगा, आगे लाएगा, 64 बिट को लाएगा, आगे उठाएगा। तो अब आप अपने विवेक से आंसर दीजिएगा कि आपके कंप्यूटर में 16, 32 या 64 बिट लगा हुआ है प्रोसेसर, तो सबसे तेज कौन सा प्रोसेसर काम करेगा। तो जाहिर सी बात है आप सभी बोलेंगे सर कि 64 बिट ही होगा, क्योंकि एक साथ ही 64 बिट को उठा के आगे प्रोसेस कर रहा है, तो सबसे फास्ट तो यही होगा, प्रोसेस भी जल्दी होगा। तो डेफिनेटली आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। What is the name of computer which was first used in programming and playing of music?
ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे पहला कंप्यूटर था जिसका प्रयोग जो है हम प्रोग्रामिंग और म्यूजिक को प्ले करने के लिए या म्यूजिक को प्ले करने के लिए जो है यूज किए थे? एलियस, एनियक, इनियक, यूनिवैक या फिर आपके ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर अब देखिए, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, एलियस। कौन सा होगा? आपके एलियस जो कंप्यूटर था उसका प्रयोग सबसे पहले जो है प्रोग्रामिंग और जो म्यूजिक था उसको प्ले करने के लिए किया गया था। अब आपको ध्यान रखना एक व्यक्ति का जो मैं यहां पर अभी जिक्र कर रहा हूं आपके लिए, जिसका नाम था आपके जियोफिल। ये एक मैथमेटिशियन है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। जियोफ जो हिल थे, ठीक है, GEOF, ठीक है, और HILL, ठीक है। तो ये जो जियोफिल थे, ध्यान रखिएगा, ये जियोफिल जो थे इन्होंने एक CSIRAC को प्रोग्राम जो था उसको डिजाइन किया था। क्या नाम था उसका? CSIRAC। तो आपको कई जगह वैसे ये डायरेक्टली जो है इसको एलिया की जगह जो है CSIRAC भी मिलता है। तो ये इसके अंदर की जो है प्रोग्राम किया गया था, ध्यान रखिएगा। जो क्या यूज किया जाता था इस CSI, जो ये आपका CSIRAC जो था, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वैसे CSIRAC जो था ये आपके इसको प्ले करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। ध्यान रखिएगा, इस गाने को जो भी म्यूजिक था उसको प्ले करने में हेल्प करता था आपके CSIRAC। तो ध्यान रखिएगा पहला कंप्यूटर कौन सा था? एलियक था। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था मैथमेटिशियन जियोफिल के द्वारा, ठीक है। कौन सा था भाई? वो CSIRAC। अगर आपको ऐसा लगता है, आप कोई ज्यादा डीप में कहीं जा रहे हो, अगर क्वेश्चन आ जाता है CSIRAC का, अगर आपको फुल फॉर्म पूछने को मिल जाए तो ध्यान रखिएगा CSI फुल फॉर्म होता है आपका कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा सभी, ठीक है। आशा करते हैं यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बाकी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपको पता ही है इसकी फुल फॉर्म्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20वां, द एक्सेस मेथड यूज्ड फॉर कैसेट टैप इज। इनमें से कौन सा एक्सेस मेथड जो होता है वो आपके टैप, जो कैसेट टैप होती है जिसमें आप पुराने गाने भी सुनते थे उस टाइम, उसके अंदर यूज किया जाता है। और ये आपको मैंने पढ़ा दिया है अभी 4 दिन पहले, हमारी जो फंडामेंटल क्लास आई, मैंने 2 बार आपके लिए क्लास ले ली इस चीज के लिए। तो देखो भाई, इस प्रश्न का उत्तर बहुत इजी है, ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं। यहां पर भी इसका उत्तर होगा आपका सी, सीक्वेंशियल। अब एक देखो डायरेक्ट का भी है, एक सीक्वेंशियल का भी, इन दोनों को मैंने आपको समझाया था उस टाइम मेथड के अंदर। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? जो भी डेटा होता है वो क्रमवार स्टोर होता जाएगा, ठीक है, और उसको एक्सेस करते टाइम भी अपन को जो है इसको क्रमवार एक्सेस ही करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इसके अंदर जंप नहीं कर सकते हैं। आपको पता हो तो पुराने टाइम में आपके घर के अंदर ये ऐसी एक वो रील वाली कैसेट होती थी, ठीक है, ये ऐसी, जिसके अंदर आप ड्राइवर के अंदर यूज करते थे, जो भी आपके घर पे डेक सिस्टम होता था उसके अंदर एक बटन को दबाए रखते थे, तो पहला गाना खत्म होता था, फिर दूसरा होता था, फिर तीसरा होता था, फिर चौथा। अब आपको 5 सुनना, तो वहां पर लाके आप जैसे बटन को वापस छोड़ते तो वहां पर गाना प्ले हो जाता है। मतलब क्या, आप डेटा को सीक्वेंसली जो है एक्सेस करते हुए जा रहे हो। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है आपका, ये डायरेक्ट मैसेज, सॉरी, ये मेथड यूज होता है एक्सेस के लिए। अगला, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। किसी भी जो डेटा को जो है हम लॉजिकल सीक्वेंस में अगर अरेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग या फिर आपके समराइजिंग। तो देखिए भाई, कोई भी जो डेटा होता है अगर उसको आप लॉजिकली सीक्वेंस के अंदर जो है अरेंज करते हो तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर भी इसका राइट आंसर होता है आपका ए, सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सॉर्टिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। व्हेन वाज पंच कार्ड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द फर्स्ट टू प्रोसेस द ब्रिटिश सेंसस। ठीक है, जो पंच कार्ड इक्विपमेंट था उसको पहली बार सबसे पहले जो है ब्रिटिश सेंसर के द्वारा जो है कब जो है यूज किया गया था, प्रोसेस किया गया था? 1910, 1907, 1911 या फिर 1914? तो देखिए प्रश्न संख्या 22 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, 1911 के अंदर। कब? 1911 के अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। ए हैशिंग
ए हैशिंग स्कीम इज यूज्ड विथ, जो हैशिंग स्कीम होती है वो इनमें से किसके लिए यूज होती है अभी बताइए। तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर हैशिंग स्कीम जो होती है इसमें से किसके लिए यूज होती है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसके लिए? डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं 24 प्रश्न की ओर। द टाइम टेकन फॉर द रीड या राइट है टू मूव द करेक्ट ट्रैक, ये आपके कंप्यूटर टीचर वाले एग्जाम में भी था। द टाइम टेकन फॉर द रीड या राइट है टू मूव द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड इपोची डिले, लेटेंसी डिले, सीक टाइम या फिर आपका अप्रोच टाइम। तो रीड राइट में लगने वाला कुल समय भाई याद आ गया होगा आपको। तो देखिए भाई जो रीड राइट हेड होता है उसको करेक्ट ट्रैक पर जो है मूव करने के लिए जो टाइम लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत, वो क्या कहलाता है इसके अंदर? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा आपका सी, सीक टाइम। क्या होता है भाई? वो सीक टाइम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स, ठीक है, एक जो सिस्टम यूनिट होती है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, इसके बजाय जो है सभी को जो है आपके कंटेन करके रखते हैं सिस्टम यूनिट के अंतर्गत। वो कौन से होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस या फिर मोडेम। तो देखिए भाई आपका जो एक सिस्टम यूनिट होता है पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत, तो वो इनमें से जो है किसी एक के बजाय जो बाकी तीन है उनको कंटेन करके रखता है। तो किन को कंटेन नहीं करता? तो आपको सभी को पता होगा MODEM, मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, जो एनालॉग को सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने में काम आता है। नेटवर्क डिवाइस है, आपको पता ही होगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपके 6 आ चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखना 26 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, इनमें से कौन जो है एक सीपीयू के जो है दो मुख्य कंपोनेंट माने जा सकते हैं? कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, रजिस्टर एंड मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू या फिर एएलयू एंड बस। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, कौन सा? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। कंट्रोल यूनिट और जो एएलयू होता है वो आपके दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्ड सिस्टम इज, इनमें से कौन सी एक जो है आपके, या इनमें से कौन सी जो है आपके कार्ड सिस्टम की विशेषता है? जो भी साथी चैट के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आपका जो जवाब है इस वीडियो के लास्ट में या फिर आपको इसके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा भाई, है ना। तो चलिए भाई, क्योंकि फिर बीच में अगर हम जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं अगर उनको ले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर, और आप इतना टाइम फिर दे नहीं पाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट में ही डिस्कस करना अच्छा उचित समझता हूँ। चलिए प्रश्न संख्या 27 के ऊपर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आपके जरूरत होती है एक लार्ज डीपी स्टाफ की, ठीक है, यूजिंग कार्ड इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, और एक प्रोसेसिंग डेटा के लिए ये स्लोनेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए डायरेक्टली एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज अ फेलर ऑफ ए रेजिडेंट पैकेज। ए डायरेक्टली एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज अ फीचर ऑफ रेजिडेंट पैकेज। क्वेश्चंस आपके सामने 28 है, क्या कह रहा है? एक जो आपके डायरेक्ट एक्सेसिबल यानी जिसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो एक डायरेक्ट एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर जो होता है इनमें से किस रेजिडेंट पैकेज की जो है विशेषता है या एक फीचर है? सीपीयू की, मेमोरी की, बफर की या फिर आपका एएलयू की?
तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर बहुत इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि थोड़ा सा घुमा फिरा केज है। अब यहाँ पर बात है कि जो डायरेक्ट एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर होता है वो इनमें से किसी एक रेजिडेंट पैकेज की जो है विशेषता होती है। तो बहुत इजी प्रश्न था, यहाँ पर ज्यादा टफ वाली बात नहीं थी। यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका मेमोरी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ये मेमोरी। मेमोरी का एक रेजिडेंट पैकेज का ये फीचर है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या होता है डायरेक्ट एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर। तो ज्यादा कोई इतना डीप में जाने की बात नहीं है। ये एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जो इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर पर इवेंट या जो अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड होता है ना, उसको करने में सक्षम बनाता है आपको। ठीक है, या जो भी आपको जो है उसके लिए एक्सेसिबल करने के लिए जो भी आपको अवेलेबल करवाता है, तो वो आपका ये ध्यान रखिएगा, ये होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर आप मान सकते हो जिसके अंदर आप कोई भी आपको जो भी आपका अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड है या जो भी आपका इवेंट है, यानी आपका खुद का पर्सनल नहीं, उस सिस्टम का जो भी इवेंट है या जो अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको वहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 1024 बाइट रिप्रेजेंट 1000 जो 24 बाइट्स होते हैं, इनमें से किसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, किसको दर्शाते हैं? और अब तो सबसे इजी प्रश्न है आज का। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा, बहुत इजी प्रश्न था, आपका किलो बाइट होगा। 1024 बराबर बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB मेगाबाइट, 1024 MB बराबर क्या होगा, 1 गीगाबाइट। ठीक है, अगर आपको पता हो तो अभी कंप्यूटर टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया था इनमें से कौन सा मेमोरी का माप सबसे बड़ा है, वहां पर टेराबाइट वाला ऑप्शन था। ठीक है, और आपने सही भी किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। Which type device is a piece of equipment that receive information from a CPU? ठीक है, इनमें से किस टाइप के जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग जो होता है सीपीयू से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करने के लिए किया जाता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू या फिर मेमोरी? सीपीयू से सूचना प्राप्त करने वाला उपकरण किस प्रकार का उपकरण होता है भाई, बताइए जल्दी से। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, आउटपुट। आउटपुट के उत्तर आपको पता है, पहले हम जो भी इनपुट देंगे उसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा सीपीयू के द्वारा। अब सीपीयू तो यहाँ पर ऑलरेडी कर ही रहा है, अब सीपीयू से हम फिर जो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे किसको, आउटपुट। तो आउटपुट रिसीव करता है सीपीयू से, याद रखिएगा। तो ये थे भाई आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कंप्यूटर फंडामेंटल का फर्स्ट सीरीज आया है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार सीरीज आपके डेली आएगी, ऐसा नहीं कि आज ही आज फंडामेंटल सारे क्लियर हो गए। मैं 13 क्वेश्चंस का पैकेज रखते हुए आपको डेली बेसिस पर जो है ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ताकि आपको 30 से 40 मिनट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ सकूं। ठीक है, और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होंगे। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जो है इनमें से किसी एक बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको क्लिक करके कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारे यूट्यूब वाले और फेसबुक है, यहाँ पर टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ के लिए आप किसी और को भी आगे शेयर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और मुझे खुद को पर्सनली आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, अगर कोई भी आपका डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इस इंस्टाग्राम वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सभी की सभी मेरी एक बार एनवीरा टीम बता दीजिए कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी है। सभी एकदम धाकड़ तरीके से पहले जय माता दी का जयकार लगाओ भाई, क्योंकि आज से हमने एक नई शुरुआत की है। ठीक है, आगामी जो सरकारी भर्ती परीक्षा है उनके लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड निकालने की। और टीम कविता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी ने मेरे लिए इतनी सी छोटी सी एक टाइम निकाला और एक अच्छी कोशिश की मेरे लिए। बहुत खुश हूं भाई, आपने बहुत अच्छा जो है मुझे गिफ्ट बना के दिया है आज आपने। तो साथियों, आशा करता हूं आज को आपकी एक क्लास जो है अच्छी लगी होगी। आपके जो भी डाउट है, क्वेश्चन आए, उन सभी का पर्सनली जवाब जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए अलग से मैं वीडियो भी बना दूं। ठीक है, ताकि आपका कोई भी एक वर्ड जो है बाकी ना रहे। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता है। मिलता है एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।